So please welcome Mr. Utkarsh Agarwal, Director, the Agra Roller Flour Mills, Mr. Puran Dawar, Dawar Footwear Industry, Shri Atul Gupta, Ex-President, National Chamber Industry, Ms. Gunjan Bansal, Akanksha Enterprises, and Shri Deepak from Deepak Maheshwari and Associates Tax and Law Firm. Can we please welcome them with a round of applause, everyone? और इस सेशन को मॉडरेट करेंगी मिस चाहत जय। अभी तुनाक्षी ने और अभी सभी हमारे जितने गेस्ट थे सब ने बात करी कि आगरा को किस तरह से ताजमहल का शहर कहा जाता है। शायद लोगों को यहाँ पर यह भी पता होगा कि आगरा इंडस्ट्री के मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आगरा में एक नहीं कई इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, अब चाहे वो स्मॉल स्केल है, एमएसएमई है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ही क्यों ना बात करें। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आगरा को लेदर इंडस्ट्री, टैनरी, फुटवेयर इंडस्ट्री, इन सभी के नाम से बखूब जाना जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे उत्कर्ष जी के साथ। सर, आगरा के अंदर जितनी भी पिछले कुछ समय में डेवलपमेंट हुई है, जब इंडस्ट्रीज़ की बात हुई है, तो पिछले आप मान के चलिए कि 5 साल के अंदर आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है? क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई बदलाव आया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिज़नेस पिछले 10-15 साल में काफ़ी इवॉल्व हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल आया है। एक प्रशासन के साथ जो इंडस्ट्री का पहले एक रिलेशनशिप था, उसमें बहुत अंतर आया है। पहले इंडस्ट्री भी प्रशासन से थोड़ा दूरी बना के रखती थी, प्रशासन भी इंडस्ट्री से दूरी बना के रखता था। अब दोनों लोग कोलैबोरेटिवली मिलके एक सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश की तरक्की हो सके। कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो नई पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में इंडस्ट्री को अवेयर कराया जा रहा है, जो नए रूल्स बनते हैं उनके बारे में भी इंडस्ट्री को अवेयर कराया जा रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल आया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स की जो पहले ऑफलाइन होते थे, अब वो धीरे धीरे सिंगल विंडो सिस्टम पे आ रहे हैं। इंडस्ट्री खुद उनको मॉनिटर कर सकती है। पहले लाइसेंसेस के लिए हमें जैसे किसी डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म फिल करके काम को करवाना है, उसकी बजाय अब हम लोग सारी चीज़ें अपने ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो लाइसेंसेस की प्राप्ति हो गई और भी अन्य चीज़ें हो गई। इन सब में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल हुआ है। डावर जी से मैं बात करना चाहूँगी। पूरन डावर जी हमारे साथ हैं। सर, फुटवेयर इंडस्ट्री तो आगरा की पूरे देश में ही मशहूर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 4 से 5 लाख वर्कर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सर, नंबर सही है ना? जी जी। यह नंबर ज़्यादा भी हो सकता है सर? नहीं, कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 लाख तो मुझे लगता है कि आगरा की लगभग 40% जनता फुटवेयर इंडस्ट्री में है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना लाइवलीहुड फुटवेयर इंडस्ट्री से करती है। तो 4-5 लाख तो हम डायरेक्ट वर्कर्स कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में जो उनके परिवार जुड़े हैं और जो फुटवियर और फुटवियर के साथ में अनेक कंपोनेंट लगते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें 50 से ऊपर एक जूते में कंपोनेंट लगते हैं और 50 से ऊपर एक एलाइड इंडस्ट्रीज और खड़ी होती हैं जो यहाँ खड़ी हुई हैं। कंपोनेंट पर पहले हम इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे, अब कंपोनेंट भी यहाँ बन रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो एक बड़ी संख्या में आगरा के लोग जूता इंडस्ट्रीज़ के साथ में जुड़े हैं और ये इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। सर, आपने अभी बोला कि इंपोर्ट के ऊपर पहले काफ़ी निर्भर था। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब मेक इन इंडिया का ऐलान किया, वोकल फॉर लोकल, इसके आने के बाद क्या लोकल फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव आया है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर आया है। केवल कंपोनेंट ही नहीं, पहले काफ़ी एक कंप्लीट शूज़ जूता भी जो था वो आगरा में चाइना से इंपोर्ट होने लगा था और लगभग आगरा की जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो लगभग जिसको कहना चाहिए समाप्ति के कगार पर आ गई थी। ये लोकल पर वोकल का जो नारा दिया गया, जो नारे बदले हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्पीड अप इंडिया, स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया, एक बहुत बड़ा अंतर आया है। और देश एक जिसे कहना चाहिए एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसको कहना चाहिए हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की। पहली 1947 की आज़ादी जो थी हमारी, वो आज़ादी पॉलिटिकल आज़ादी थी, भौगोलिक आज़ादी थी। और कोई भी देश तब तक अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं मान सकता जब तक कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो। तो उस पर बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं। और आज ये स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है, और स्मार्ट सिटी की अवधारणा ही अपने आप में अद्भुत है जी। और आगरा उन लकी सिटीज़ में से है जो 2016 में फर्स्ट फेज में स्मार्ट सिटी में चुना गया। जिस फतेहाबाद रोड पर हम बैठे हैं, आज ये कॉन्क्लेव चल रहा है, उस रोड को आप देखें, ये स्मार्ट सिटी में सबसे पहले चरण में उसको चुना गया। और उसकी शक्ल में एकदम सूरत में अंतर, बहुत बड़ा अंतर आया है। उसको देखने से ही पता लगता है कि आगरा वास्तव में उभर रहा है, स्मार्ट बदल हो रहा है। सर लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्मार्ट सिटी की लोगों को अवधारणा को समझना होगा। स्मार्ट सिटी का अर्थ कतई नहीं होता कि सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो या सुंदर हो। स्मार्ट सिटी वो होता है जो सिटी अपने आप पे सेल्फ सस्टेनेबल सिटी हो, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पावर को खुद जनरेट करता हो, अपनी व्यवस्थाओं को खुद जनरेट करता हो, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करता हो, स्मार्ट तरीके से करता हो, अपने पर्यावरण की रक्षा खुद करता हो, अपने फाइनेंसेस को खुद जनरेट करता हो, अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट इंडस्ट्री का रिसोर्सेज खुद अपने रिसोर्सेज जनरेट करता हो। ऐसा स्मार्ट सिटी की अवधारणा की गई थी जिसमें सरकार और पब्लिक का एक दोनों की पार्टनरशिप के साथ में ये जो अवधारणा बनाई गई है, और निश्चित रूप से पहला फेज है। पहले फेज में बेसिक आवश्यकताओं की जरूरत थी, वो बेसिक आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि जो अगला जो स्मार्ट सिटी का वास्तव में जो मुझे पहला स्मार्ट सिटी देखने का मौका मिला था टोक्यो के पास में यामा जो सर, सिटी इसमें है। अभी एक बार आगे चल के अतुल जी। जी से और बाकी जी। पैनलिस्ट से भी उनके थोड़े सुझाव लेते हैं स्मार्ट सिटी पर। अतुल जी, आप अभी जैसे आपने कुछ सवाल भी करे हमारे इससे पहले के स्पीकर्स के साथ, जो इंडस्ट्री है हमारी आगरा की जो इंडस्ट्री है, आपने कहा कि इसमें अभी और सुधार होना बाकी है, अब चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि दोनों एक कॉमन ब्रिज पर आके आगरा को सर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और मैं नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स की ओर से पिछले 8-10 वर्षों से हम बराबर उठा रहे हैं, और अब मैं 24-25 का पदभार ग्रहण करूंगा। तो हमारा एक ही मोटो होगा। आप सब लोगों को ज्ञान है कि आगरा में ताजमहल की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री बंद हैं, रोक लगी हुई है। आप सबको विदित है, जैसा भाई साहब ने कहा। मैं हाँ बल्ब खुल गई है अब इधर, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आगरा में आईटी का हब बने। पहले आईटी के लिए बेंगलोर, पूना या नोएडा, मतलब आपकी इच्छा है कि जॉब्स, अगर यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, मेरा वो आप कहने कहना का चाहते हैं? तात्पर्य है कि आईटी इंडस्ट्री अगर हब बनता है, आज से 20-25 वर्ष पहले जाओ तो हैदराबाद कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हैदराबाद बहुत बड़ा हब है आईटी के मामले में। तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से हम ये कहना चाहेंगे इस मंच से कि अगर बड़ा बिग शॉट इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, कोई भी यूनिट अगर यहाँ पर अपना एक्सपेंशन करती है, आज आगरा मंडल से 15 से 20 हजार बच्चे बाहर निकलते हैं, वो यहीं पर रुकेंगे। आगरा ब्रेन भी ना हो आगरा की। हाँ, आगरा एक बहुत बड़ा हब डेवलप हो आईटी के मामले में, और पूरे वर्ल्ड में आगरा फेमस है। कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस वे से और जेवर काफ़ी तो एयरपोर्ट भी बन रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है, जी। और आगरा भी हमारी योगी सरकार ने काफ़ी फ्लाइटें बिल्कुल। दे दी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आगरा में आईटी का हब बने। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसको डेवलप करे। बिल्कुल। और टाइम तो लगेगा ही, अभी एक बार सरकार इस पर कार्रवाई करे तो ये सर मेरा बनेगा। सर हमारे मुख्यमंत्री का भी तो यही सपना है ना कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हाँ, बनाने का। यही। इस पे महेश जी से भी हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि अतुल जी ने कहा कि आगरा को एक आईटी हब बनाना चाहिए, आगरा के अंदर ब्रेन ड्रेन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जॉब्स होनी चाहिए,
अभी फिलहाल हम इस सपने से कितना दूर हैं और क्यों दूर हैं? देखिए, जब स्मार्ट सिटी की बात होती है आगरा की, तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी गवर्नमेंट की 135 ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है। अभी हमारे डीएम साहब ने भी काफ़ी कुछ चीज़ों पे प्रकाश डाला था, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जनधन योजना है, स्टार्टअप्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। अगर लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट के थ्रू, या आप जैसे जो प्रोग्राम आप लोग कंडक्ट करते हैं, इसके माध्यम से अगर लोगों को ये बताया जाए कि वास्तव में गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, तो और भी डेवलपमेंट हो सकता है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में, आपको बताइए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम लोग सब वर्क कर रहे हैं। और आगरा भी अगर हम आगरा की बात करते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है शूज़ का और अदर्स थिंग्स का। जी। तो आगरा अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, और सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट होता है। शूज़ इंडस्ट्रीज़, डावर साहब हमारी आगरा की शान बैठे हुए हैं, हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, आगरा भी अपने आप में एक जगह रखता है, और यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। सेकंड, मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जहाँ तक जॉब क्रिएशन की बात है, तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। जी। लोगों को ये बताना पड़ेगा, और उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आज भी स्टार्टअप के माध्यम से आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और किसी भी लेवल पे आप एंटरप्रेन्योर और किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको नॉलेज है, आपको ये पता है कि इस प्रोडक्ट में इस तरीके से हम काम करेंगे, तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हम डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें हर पर्सन का, हर प्रोफेशनल का, हर सेगमेंट्स का पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल। सर, इसी पे हम गुंजन जी से भी पूछना चाहेंगे। ये हमारे साथ एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बैठी हैं इस सेशन के अंदर, और अभी हाल फिलहाल में वुमेंस डे भी गया था। तो मैम, आगरा के अंदर बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, इस शहर के अंदर और वुमन एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है? क्यों नहीं बन पा रही हैं? और अगर बन पा रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, जैसे हम सुनते हैं बेंगलुरु के अंदर काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दिल्ली में हैं, तो आगरा की महिलाएं भी किस तरह से और आगे आकर? First of all, ma'am, I want to correct you. Sorry for this. Actually, I am a representative from my ma'am, senior ma'am, Mrs. Geeta Chobe. I am a project manager in solid waste management. Actually, जो हमारी कंपनी है वो solid waste management में काम करती है, and you won't believe कि हमारी कंपनी में 90% जो स्टाफ है that is female. बहुत अच्छी Because बात है। female जो महिलाएं जो घर संभाल सकती है, जिनकी मैनेजमेंट स्किल्स बाय बर्थ इतनी अच्छी होती है, तो आई नो उनका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट किया जाए, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उस चीज़ में करती है। लाइक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बेंगलुरु का। मैं मतलब कि अभी जो हमारी सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी यही मोटो रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। जी। और क्यों नहीं होना चाहिए? जो महिलाएं हैं उन्होंने हर एरिया में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एरियाज में वुमेन्स ने प्रूव किया है कि डैट वो कुछ भी कर सकती है। लाइक अभी हम आगरा के ऊपर बात कर रहे थे। जी। व्हेन वी कॉल्ड द नेम आगरा, तो ऑब्वियसली इट्स माय पर्सनल व्यू कि हमारे माइंड में आता है कि ताजमहल, टूरिज्म सेक्टर। सो ड्यूरिंग दिस होल पैनल डिस्कशन एंड जितना भी हमने अभी डिस्कस किया, वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द डेवलपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। बट मेरा मानना ये है ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी डैट कि हम कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा घर बना ले, लेकिन उसकी सफाई एक अहम रोल, एक अहम भूमिका निभाती है हर सेक्टर में। इसी तरीके से आगरा में भी स्मार्ट सिटी का जो उन्हें पद मिला है, जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड।
तो कितना सुधार आया है पिछले कुछ सालों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट में, और मैम- आगे की आपका क्या रोड मैप है? मैम, वेस्ट मैनेजमेंट लाइक इन स्टार्टिंग हम इतना अवेयर नहीं थे अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट. वी जनरली थिंक कि वेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको दबा सकते हैं, जला सकते हैं, बिकॉज वेस्ट बट मैम वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ये नहीं लगता कि कंपनी की तरफ से आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक की भी है? For तो sure, इस तरह ma'am. की अगर आप ड्राइव्स करें, इस तरह की आप उन्हें अवेयरनेस स्प्रेड करें कि अगर आप ही अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे तो शायद हमारा ma'am. काम भी आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर आगरा को उत्कर्ष जी एक बात बताइए, जब हम आगरा को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि 30,000 लोग रोज आते हैं, वीकेंड पे 70,000 लोग आते हैं, तो वो अपने साथ फॉरेन टूरिस्ट आगरा की एक छवि लेके जाते हैं. अब वो जरा सी भी गंदगी होगी तो वो छवि गंदगी वाली जाएगी कि हम आगरा ताजमहल तो देखने, इट वॉज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल, बट आउटसाइड इट वॉज डर्टी. ऐसा शायद जिक्र होता होगा. मैम इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर जी. आपको बताऊं, आज से 3 या 4 साल पहले जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी थोड़ा बहुत वेस्ट जनरेट होता था, वो हमें समझ में नहीं आता था कि उसका हम करें क्या. जी. अभी 1-2 महीने पहले की बात है, एक वेस्ट मैनेजमेंट एक वैन आई. जी. उन्होंने हमसे बोला कि आपकी फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट है आप उसको यहाँ पे इकट्ठा कर दीजिए, हम रोज की रोज आके उसको लेके चले जाएंगे. तो आप ये देखिए, जिस जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत गंदगी रहती थी पहले, उसके लिए एक ही सोल्यूशन निकल के आया कि एक गाड़ी आएगी, जितना भी वेस्ट है उसमें जाएगा और वो प्रोसेस होगा. जी. इसी तरह का जो सिस्टम है वो कई जगहों पे भी और लागू हो रहा है. पब्लिक प्लेसेस पे आप जाइए, जी. कितनी क्लीनलीनेस मिलती है. आप सुबह सुबह काम पे जब निकलते हैं तो हाईवेज हो गए, डिवाइडर्स हो गए, कर्मचारी लगे रहते हैं सफाई में. तो मैम फर्क तो आ रहा है, बट समय मतलब लगेगा. पहल हो चुकी है, आगे बिल्कुल. कुछ सालों में बिल्कुल ही अलग छवि होगी. बिल्कुल होगी. सर डाबर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप शायद अतुल जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं थे जब उन्होंने जिक्र किया कि ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं. सर बंद नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज पे रोक है. नहीं, TTZ में बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन मैं बता दूं 6 दिसंबर 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें अब आगरा में किसी भी तरह के उद्योग पर प्रतिबंध नहीं रह गया. और ये अब प्रतिबंध ये थे क्यों लेकिन? कोई भी नॉन पॉल्यूटिव इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, और नॉन पॉल्यूटिव इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है कि नॉन पॉल्यूटिव इंडस्ट्री वो है जो उसकी कंप्लाइंस को पूरा कर रही है. बिल्कुल. अगर आज मैं टेनरी भी लगाता हूँ और टेनरी की जो अगर कंप्लाइंस है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, या मैं उसके वाटर को ट्रीट करके वो नॉर्म्स तक करता हूँ, तो मैं टेनरी भी लगा सकता हूँ. जी. आज ऐसी कोई इंडस्ट्री में रुकावट नहीं है. दूसरी और सर, बात, थोड़ी रुकावट तो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपका जो जिस चीज के लिए शहर फेमस है, अगर वही उतना खूबसूरत नहीं रहेगा, देखिए वो हैम्पर होगा तो सर निश्चित tourism रूप से भी- मेरा मानना यह है कि कोई भी उद्योग बंद नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. उद्योग पर्यावरण के लिए भी उतना ही जरूरी है. अगर देश आर्थिक रूप से सक्षम होगा तभी हम पर्यावरण पर बहुत बेहतर सुधार कर पाएंगे. सर इसीलिए इंडस्ट्री को और सरकार को दोनों को एक इंडस्ट्री और ब्रिज पर सरकार आना, को, आके गैप करना होता है. लेकिन इंडस्ट्री को कंप्लाइंस करना उतना ही जरूरी है. जी. इंडस्ट्री को ये समझना होगा कि अगर उनकी इंडस्ट्री उनकी जीविका है तो पर्यावरण उनका जीवन है, जी. और उसके बिना पर्यावरण के जीवन नहीं जिया जा सकता. जी. इंडस्ट्री अपना रोल करे, उसकी जो कंप्लाइंसेज हैं जी. उनको कंप्लाइंस इररेस्पेक्टिव ऑफ जी. एनी गवर्नमेंट कंप्लाइंस, ऐसे में कि भाई सरकार अगर कोई प्रतिबंध लगाएगी तभी हम उसको करेंगे. जी. अपने अंदर से ये आना चाहिए कि ये मेरा उद्योग है, मेरा जीवन है. जी. ताजमहल के कारण कुछ प्रतिबंध लगे, ताजमहल धूल के कण आगरा में की मात्रा PM10 की ज़्यादा रहती जी. है, या PM 2.5 की. धूल के कण कितना ताजमहल की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है. But sir, इस पे तो पत्थर काम को, हो निर्जीव रहा है. पत्थर को जी. अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाती है, तो रिसर्च हो सकती है. बिल्कुल. अतुल जी, लेकिन सर- आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कोई रिसर्च की जी. जरूरत नहीं है. ये हर आदमी जानता है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. पूरन जी, तो मैं यहाँ पे पर्यावरण पर हमको एक- ध्यान देना ही देना होगा. पूरन जी, एक सवाल मैं यहाँ अतुल जी से पूछना चाहती हूँ. आप बिल्कुल पूरन जी के जो कहना चाह रहे हैं, आप उससे थोड़ा अलग कह रहे थे. आपको क्या लगता है कि ऐसे में कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ छूट क्या रहा है? मैंने पहले भी कहा, मैं भाई साहब की बात
कोई सहमत हूँ। मैंने ये कहा था कुछ इंडस्ट्रीज पर रोक है, इसलिए मैंने आईटी इंडस्ट्रीज के लिए इंगित किया कि आगरा को हम कर सकते हैं। अब आ जाती है आपके स्मार्ट सिटी की बात। स्मार्ट सिटी जब ही बन सकता है जब सड़क, पानी, बिजली हो। बिजली हम पर है। सर आपने कहा प्रेसिडेंट 2024-25 के लिए होंगे, तो अगर आपको एक आपकी विश हो या आपकी एक रिक्वेस्ट हो योगी जी से जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो वो आप क्या होगी आगरा की इंडस्ट्री? मेरी सबसे बड़ी मांग या कोई भी चीज़ होगी, आगरा हिस्टोरिकल प्लेस है, पर्यटक काफ़ी संख्या में आए, योजनाएं इस तरीके से बने कि आगरा में पर्यटक रुके, और जब रुकेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और आगरा बहुत बड़ा हब है आईटी के लिए, मैंने वो इंगित किया, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पर्यटन को हम इतना बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी बातों को मूर्त रूप दे दिया जाए। सर उसके लिए तो फिर सरकार की पॉलिसीज भी तो है ना, वन पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट कोई वन ऐसी नहीं, प्रोडक्ट मैंने है। कहा ना कि अगर पर्यटन के हिसाब से हम लाइट एंड शो प्रोग्राम करें, हम जो पार्क मैंने कहा साझा गार्डन या रामबाग, आप कभी अगर जाएं, अभी आपने नहीं देखा है रामबाग, रामबाग मुझे जो ज्ञात है करीब 60 एकड़ में फैला हुआ है। वो इतना सौंदर्य रामबाग क्यों बना था? अकबर के ज़माने में ठंडक के लिए गर्मी के दिनों में वो टहलने जाते थे सर रामबाग। लेकिन यहाँ पर अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रोडक्ट की industry- बात कर रहा जी। हूँ। अगर उसको हम, वही बात कही मैंने, वृंदावन गार्डन की तर्ज पर अगर विकसित कर दो, वहाँ पर लाइट एंड शो प्रोग्राम करें ना, क्योंकि आप लाल किले में तो कर नहीं सकते, दीवारें तेज आवाज़ करी, दीवारें क्रैक हो गई, फिर बंद हो जाता है, 10-5 दिन चलता है, वहाँ रेगुलर चलेगा। होगा सर, लेकिन अभी हम बात करें, आपने कहा कि एक प्रोडक्ट, मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि सरकार का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम तो की हम एक इसकी मांग पॉलिसी करेंगे, है। बिल्कुल बराबर रही है। लगातार आगरा में आईटी का हब बनाए। बिल्कुल सर। महेश जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए मैडम, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव पे बात कर रहे हैं, और अभी भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं स्मार्ट सिटी में जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे कि अभी बात चली थी कि वास्तव में एक आइडियल स्मार्ट सिटी कैसी होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज अगर हम बात करते हैं 2050 की, तो 65% पॉपुलेशन आने वाले टाइम में सिटीज़ में आ जाएंगी जो कि पहले गांव में रहती थी। तो उसके हिसाब से हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए कि वास्तव में जो हमारी प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्मार्ट प्लानिंग, रियल यस, एस्टेट, रियल एस्टेट, रोड्स एंड लाइक सबसे बड़ी चीज़ है ड्रेनेज। हम कैसे बिजली को बचा सकते हैं, कैसे वाटर ट्रीटमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि Power देखिए रिसोर्सेज तो उतनी जी। हैं, और पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है जी। उसका हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी अनाउंसमेंट होने से स्मार्ट सिटी नहीं बन पाती है, बिल्कुल। इसमें हम सब लोगों का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग अपनी फील्ड में हैं वो अपनी फील्ड के माध्यम से उस चीज़ को ठीक करें। और जहाँ तक क्लीनिंग की बात है, सफाई की बात है, आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसमें अगर हर आदमी का एक पॉजिटिव इनिशिएटिव रहेगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। उसके बारे में मुझे लगता है कि गुंजन सेकंड जी में एक भी- चीज़ और बोलना चाहूँगा मैडम, ये जो लाइक अभी हमारी मांग है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश वर्कशॉप कमेटी और टैक्स कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और हमारे जितने भी प्रोफेशनल भाई हैं के माध्यम से हमने टाइम टू टाइम ये चीज़ें उठाई हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ब्रांच भी होनी चाहिए, जी। क्योंकि आगरा स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, जी। जिससे बच्चे बाहर ना जाएं और हमारी स्किल्स आगरा में ही रहे और वो लोग आगरा की ग्रोथ की बात करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो बाहर ना जाके यहीं पर कुछ ऐसा स्टार्ट करें। जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आईटी इंडस्ट्री आ जाती है, क्योंकि ताज के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे लाइक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल ग्रोथ, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में अगर हम आगे बढ़े तो वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आगरा के लिए। अभी भाई ने जैसा कहा
एमजी रोड आगरा की लाइफलाइन है। 2050 तो बहुत दूर है, 2035 तक भी एमजी रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या स्मार्ट सिटी बनेगी? आज भी ट्रैफिक एक सिग्नल से निकल के लगातार बंद रहता है, तो ये सरकार को योजना आगे लानी पड़ेगी स्मार्ट सर सिटी उसके बारे में तो मुझे लगता है अभी डीएम साहब आए थे, उन्होंने ऑलरेडी डी कंजेशन का काफ़ी प्लान बताया था। गुंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब जैसे इन्होंने कहा क्लीन सिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ग्रीन सिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक सिटी स्मार्ट सिटी बनती है। आप अंत में हमें बस ये बता दीजिए कि आगरा को और ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल बनाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या रोड मैप है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डैट अगर हमें कोई भी इनिशिएटिव लेना है तो हमें मिलके लेना होगा। लाइक कंज्यूमर्स को भी पता होना चाहिए, सप्लायर्स को भी पता होना चाहिए कि हमें साफ़ सफाई रखनी है। जैसे उत्कर्ष जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल हमें दिया है, उन्होंने तो शुरुआत कर दी जी, अपनी तरफ इनकी से। कंपनी से गाड़ी आती है और वो पूरा प्लास्टिक जो वेस्ट है वो कलेक्ट करके जाती है। डैट इज़ द गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, डैट कि हम प्राइमरी सोर्स से ही सेग्रीगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड नाउ वेस्ट को आजकल सिर्फ वेस्ट एज अ वेस्ट ट्रीट नहीं किया जाता है, बल्कि वेल्थ नाम के बहुत सारे वेस्ट इज अ already वेल्थ initiatives चल रहे हैं। राइट, बिकॉज वेस्ट से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज जितने स्कार्स हैं, तो हमारा मोटो रहता है रीयूज रिसाइकल। अगर हम इस मोटो पे चलते हैं तो आई थिंक कि जितने भी इनिशिएटिव होंगे टुवार्ड्स द ग्रीन एनर्जी एंड टुवार्ड्स द क्लीनिनेस वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। मैम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इंदौर की जगह शायद आगरा को क्लीनेस्ट सिटी का खिताब मिल रहा हो। राइट मैम। एंड मोस्ट ऑफ दी सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया डेट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब गवर्नमेंट का सिर्फ मोटो ये नहीं रह गया कि स्ट्रिक्टनेस फैलाओ, उनका ये है कि इनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो कई इनिशिएटिव आए हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो अगर क्लीनिनेस पे ध्यान देते हैं कि उनकी फैक्ट्री से धुआं ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं से भी हार्म ना करे, डिस्पोजल उनका फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तो उनको भी इस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। एंड लिटरली उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। इसमें अल्टीमेटली पब्लिक की ही पब्लिक का योगदान रहेगा। बट आई थिंक व्हाट एन इंसाइटफुल सेशन इट वाज, एंड हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक भी वेस्ट टू वेल्थ के, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्स ली होंगी सेशन से। मैम ने किस तरह से कहा, वेस्ट टू वेल्थ की बात करी, क्लीन सिटी की बात करी, आपका ही शहर है। एंड अगर आप भी चाहते हैं ऐसे क्लीनेस्ट सिटी या ग्रीनेस्ट सिटी का खिताब मिले, जो काफ़ी सालों से इंदौर को ही मिलता आ रहा है, देन ओनली यू हैव टू वर्क फॉर इट। वेल, थैंक यू सो मच पैनलिस्ट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।